यस, गुड इवनिंग। लास्ट चैप्टर अपना हो चुका है, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? चैप्टर 2 जो है बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो, है ना। चैप्टर का नेम है कंज्यूमर्स बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। टोटल ये चैप्टर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है ना। अगर हम इसको यूनिट की बात करें तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स आ सकते हैं। सीबीएसई की बात करें तो इसमें टोटल 4 चैप्टर इंक्लूड है, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट होगा इसका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सेकेंड पार्ट थ्योरी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड पार्ट elasticity ऑफ डिमांड। 1 by 1 हमें ये पार्ट पढ़ने हैं ना। इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अप्रोक्स आप मान के चले 1 मंथ लगेगा। कितना? 1 महीना अपन को लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पार्ट 1 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप लोग बताएंगे कंज्यूमर कौन होता है? आप हो, मैं नहीं हूं। हाँ, हम सब, है ना। हम सभी क्या है? कंज्यूमर्स। व्हाई वी आर कंज्यूमर्स? बिकॉज वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर आवर वांट्स सेटिस्फेक्शन। हम लोग हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ न कुछ गुड्स या सर्विस का कंजप्शन करते हैं। सर्विसेज कैसे कंज्यूम होती है? तो उसकी सर्विस को कंज्यूम कर लिया है। हाँ, संतुष्टि मिल रही है, वेरी गुड। यस, सर्विसेज आर इंटेंजिबल फोर्स which can't be seen but it can be feel, and goods are the tangible force which can be feel as well as seen. Accounts में होता है ना tangible और intangible assets. तो tangible assets are those which can be touched and seen, and intangible assets are those which can't be touched but we can feel. So consumer consumes various goods and services for their wants satisfaction is called consumer. तो हम लोग यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? कंज्यूमर की बात करें। वैसे ये पूरी यूनिटी कंज्यूमर की है और हम सभी कंज्यूमर्स हैं, तो हर एग्जाम्पल में हमें अपने आप को लेना है ना। हर एग्जाम्पल में अपने खुद को अप्लाई करके देखना है कि अगर हम इस पॉइंट पर होते या हम इस सिचुएशन पर होते तो क्या कंडीशंस बनती, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमें स्टडी करना है। सेकेंड टर्म में हमने लिखी इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नो, हाँ, कंज्यूमर अपने बेस्ट नॉलेज से अपने एक्सपेंडिचर का ऐसा कॉम्बिनेशन रेडी करता है कि फ्यूचर में वो चेंज नहीं करना चाहता है। अगर उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर ऑप्शंस फ्यूचर में मिलते हैं तो उसे वो चेंज कर सकता है। बट कंज्यूमर भी क्या होता है? एक रैशनल पर्सन होता है। हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा था, प्रोड्यूसर इज अ रैशनल पर्सन, है ना। वो अपने बेस्ट नॉलेज से रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशंस बनाता है। इसी तरह से हम लोग जो है, हम भी क्या है? रेशनल पर्सन। रेशनल मतलब हमारे में क्या है? सोचने की क्षमता, है ना। थिंकिंग कैपेसिटी हमारे में इनबिल्ट है। इस वजह से हम लोग रैशनल हैं, यानी कि हम बुद्धिजीवी हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल और क्या नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम ऐसा कह सकते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब एक कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए कुछ पे करता है, तो पे करने के बाद उसे क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन।
हमने कुछ कॉमोडिटी परचेज करी है, उसको कंज्यूम किया है, और कंज्यूम करने के बाद हमें क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलनी चाहिए? एटलीस्ट इतने सेटिस्फेक्शन मिले कि हमने जितना पे किया है उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अगर हमने किसी सर्विस को एक्वायर किया है और उसके लिए हमने 5000 पे किया है, तो एटलीस्ट हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 5000 के इक्वल होना चाहिए। अगर हमने 5 रुपीज़ पे करके किसी कॉमोडिटी को परचेज किया है, तो उस कॉमोडिटी के कंजप्शन से हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 5 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, है ना। हमेशा हम यही कोशिश करेंगे कि हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करें? मैक्सिमम करें। एक प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो हम लोग कंज्यूमर्स हैं, और कंज्यूमर्स क्या चाहेगा? अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर ले। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। हम इसकी डिटेल मीनिंग अपन आगे और पढ़ेंगे, टॉपिक और आएगा वहां पर। अभी हमें केवल इतना सा ध्यान रखना, कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नाउ यहां हमने लिखा कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन? संतुष्टि किससे मिलती है? किसी भी चीज से मिल सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। सेटिस्फेक्शन किसी से भी मिल सकता है। तो यहां पर हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन को हम हमारी टर्म्स में यानी कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? यूटिलिटी। सो व्हाट इज द यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स वांट satisfying power of a commodity. Utility means want satisfying power of a commodity. Like ये मार्कर एक कॉमोडिटी है, अब इसमें यूटिलिटी है या नहीं है? है। क्यों है? इससे मेरी बोर्ड पे बहुत जोर से लिखने की इच्छा हो रही है, और मैं इस मार्कर से क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। तो मेरी जो इच्छा थी उसको किसने पूरा किया? मार्कर ने पूरा किया, है ना। अभी क्लास के बीच में ब्रेक हुआ था तो बच्चे पानी पीने गए, तो इस पानी में भी क्या है? यूटिलिटी है। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर थर्स्टी देन यू ड्रिंक वाटर, बिकॉज वाटर क्वेंच योर थर्स्ट. So any commodity which provide any satisfaction, it have utility. So utility means want satisfying power of a commodity. Now utility के concepts में कोई doubt है? utility मतलब क्या होता है? utility is simply wants satisfying power. इसके आगे हम utility में और कुछ discussion करते हैं. utility is ethically neutral. क्या कहा मैंने? utility is ethically neutral. What is the meaning of ethical? What is the meaning of ethics? Moral duties. Ethics learn about what is the good and what is bad. This is called ethics. And neutral means ना इधर ना इधर, है ना, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं ना. गाड़ी गियर में होती है उसको हम न्यूट्रल करते हैं ताकि वो आगे नहीं जाए, है ना. न्यूट्रल मतलब जीरो लेवल जिसको हम बोलते हैं. तो यूटिलिटी को हम एथिकली न्यूट्रल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूटिलिटी ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसे इधर जाना है या इधर जाना है, मतलब गुड थिंग्स की तरफ जाना है या बेड थिंग्स की तरफ जाना है ना. बहुत सारी कॉमोडिटी ऐसी होती है जो बेड नेचर की होती है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन फिर भी लोग उसको कंज्यूम करते हैं. जैसे एल्कोहल, है ना, नॉट गुड फॉर द हेल्थ बट पीपल्स ड्रिंक. वाई? है ना, उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है. इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है. स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बट लोग स्मोकिंग करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उससे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो सेटिस्फेक्शन हमें किसी भी चीज से प्राप्त हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो. इस वजह से हम इसको बोलते हैं इट इज एथिकली न्यूट्रल. मतलब इसको पता नहीं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है ना. चोर चोरी करते हैं, चोरी करना अच्छा नहीं है ना, हमारे एथिक्स के अगेंस्ट, हमारी मॉरल ड्यूटीज के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हैं.
तो इसका मतलब क्या है, उनसे बेड थिंग्स से भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस वजह से हम कहते हैं यूटिलिटी क्या होती है, एथिकली न्यूट्रल होती है ना। इसके अलावा कुछ और यूटिलिटी के फीचर्स होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है इट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब है संबंधी, ये हमारी संबंधी है, इट इज रिलेटिव। और इसी से एक रिलेटेड वर्ड है, एक और फीचर आएगा, इट इज सब्जेक्टिव। रिलेटिव मीन्स इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स कॉमोडिटी सेम है, लेकिन अगर पर्सन चेंज हो जाते हैं तो उस पर्सन के लिए हो सकता है कि एक पर्सन को उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो और उसी कॉमोडिटी से किसी दूसरे पर्सन को कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। कॉमोडिटी एक होगी लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले दो डिफरेंट पर्सन हैं, तो दोनों को सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो सकता है। इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी रिलेटिव है। मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये डिपेंड करता है कि किसी कॉमोडिटी से किसी पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है और किसी अदर पर्सन को कम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है ना। इसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज रिलेटिव। सेकेंड है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। हम कॉमोडिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉमोडिटी अभी इस कंडीशन में भी एक ही है, लेकिन प्लेस चेंज हो जाता है। जैसे अभी मैं क्लास लेने आता हूं और 3-4 जैकेट पहन के आता हूं सर्दी के, तो आते ही आप लोग हंसने लगोगे, सर को क्या हो गया ये, क्यों? अभी टाइम नहीं है ना, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं, वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। इसका मतलब समय के आधार पर यूटिलिटी चेंज हो जाती है। वही अगर सर्दी में पहन के आऊंगा तो मैं ओड नहीं लगूंगा, लेकिन अगर वही समर के अंदर ऐसी चीजें पहन लेता हूं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे ये पागल हो गया दिखता है ना। तो इसका मतलब कॉमोडिटी तो सेम है ना, विंटर जैकेट्स, लेकिन समर में उसकी यूटिलिटी नहीं है, विंटर में उनकी यूटिलिटी है। टाइम चेंज हो रहा है, यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी। ये अगर अपन उत्तराखंड चले जाएं, अभी केदारनाथ चले जाएं, तो वहां पर वुलन क्लॉथ्स में यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन टाइम चेंज नहीं हुआ, प्लेस चेंज हुआ है। हम राजस्थान में हैं और यहाँ अगर अपन इस टाइम पर ऊनी वस्त्र पहन के घूमेंगे तो लोग पागल ही कहेंगे, ये पागल आदमी दिखता है। लेकिन अपन उत्तराखंड में वही ऊनी वस्त्र पहन के घूम रहे तो अपन को कोई पागल नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों? प्लेस का डिफरेंस है। यूटिलिटी प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। हम लोग विंटर प्लेसेस पर होंगे तो वहां पर वुलन क्लॉथ्स की यूटिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम लोग हॉट प्लेसेस पर होंगे तो वहां पर उससे सेम कॉमोडिटी की यूटिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। तो अपन क्या कहेंगे, यूटिलिटी क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। इसी तरह से एक और फीचर है, यूटिलिटी इज ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी इज ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। एक्सपेक्टेड क्यों है? जैसे मान लो आदि पुरुष मूवी आई थी ना अभी, आदि पुरुष, किसी ने देखी? नहीं देखी? कैसी थी? देखा। अच्छा, तेरे को सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला उससे? कितने रुपए का टिकट लिया? अच्छा, घर पे देखी क्या? फिर तो क्या मतलब, फ्री में देखी ना तुम? अच्छा, तुमने कौन सी देखी? RRR देखी होगी? हाँ, चलो कोई बात नहीं, कोई सी भी मूवी चलो अपन थिएटर में देखने गए, मान लो अपन ने 150 रुपीज का टिकट परचेज किया और मूवी देखने के बाद बाहर आके कोई अपना फ्रेंड या अपना रिलेटिव अपन से पूछता है मूवी कैसी थी, तो हमारे दो जवाब हो सकते हैं, या तो पैसा वसूल मूवी या फिर पैसा बर्बाद मूवी, है ना। दो चीजें अपन कहेंगे। अगर पैसा वसूल हुई तो इसका मतलब हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए। तो क्या हमारा ये जवाब होगा कि 150 रुपए का टिकट दिया और मुझे इतनी सारी सेटिस्फेक्शन मिली? बता सकते हैं क्या अपन? सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं क्या?
कि इतने 5 किलो सेटिस्फेक्शन मिली मुझे, तो 10 किलो सेटिस्फेक्शन मिली, या लंबाई में बता दे 5 मीटर का सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये केवल और केवल क्या है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल में हम यूटिलिटी को कभी मेजर ही नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को माप ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये हमारी मेंटल है, मेंटल थिंग है कि हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। इसलिए अपन ने फ्यूचर में क्या लिखा, यूटिलिटी इज ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। केवल अनुमान लगा सकते हैं, अपन एस्टिमेट कर सकते हैं कि जितना पैसा हमने दिया होगा उसके इक्वल हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन रियल में हम कभी इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर है यूटिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय मोरल ड्यूटीज। यूटिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय मोरल ड्यूटीज। हमारी मोरल ड्यूटीज होती है ना सोसाइटी को लेकर, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब हमारी मोरल ड्यूटीज है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा काम करने से मजा आता है ना, बैठे बैठे चौंटिया भरेंगे किसी के, क्यों निकिता है ना। तो ऐसा काम करने से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। कुछ क्लास के नोटी बच्चे भी होते हैं, तो उनका काम केवल क्या है, क्लास को डिस्टर्ब करना। कोई नए मास्टर साहब आए, चलो इनको परेशान करें आज, है ना, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिस इज नॉट एथिकल, है ना, क्योंकि वो एक गुरु है, गुरु के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए अपन को। लेकिन फिर भी कुछ शरारती बच्चे हो सकते हैं सर, जो करते ही हैं, है ना, तो उस कंडीशन में फिर भी उनको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन हमारी मोरल ड्यूटी ये नहीं कहती कि किसी को परेशान करो, लेकिन फिर भी करते हैं। इसका मतलब यूटिलिटी हमारी मोरल ड्यूटी से अफेक्ट नहीं होती है। एक और एग्जांपल, एक मूवी आई थी, थोड़ी पुरानी मूवी है, एक विलन। एक विलन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर एंड रितेश देशमुख, है ना। रितेश देशमुख प्लेइंग ए रोल ऑफ विलन, है ना। तो उसमें रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर किस टाइप का है, साइको किलर। साइको किलर, है ना, पागल भी नहीं कहते हैं अपन उसको, लेकिन जब सनक जाती है तो कुछ भी कर देता है। और वो क्या करता है उस मूवी के अंदर, लड़कियों को मारता है। और किससे मारता है, स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रू ड्राइवर, मैकेनिक का काम करता है वो, स्क्रू ड्राइवर अपने पास ही रखता है एनी टाइम, और लेडीज को स्क्रू ड्राइवर पेट में डाल डाल के खत्म। और फिर क्या करता है, उस लाश के पास थोड़ी देर आराम से सुकून की सांस लेता, संतुष्टि मिली, मजा आया। और फिर उसके जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो लेके अपनी पत्नी को ले जाके देता गिफ्ट। ये उस मूवी में शो किया है। तो क्या किसी का ऐसा मर्डर करने से किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता है? अगर हम लोग मोरली सोचे तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसा काम करने से कुछ लोगों को रियल लाइफ में भी मिलता है ना। तभी तो न्यूज़पेपर्स में आजकल आता है ना, उसने इसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, उस पर गोली चला दी। तो ऐसा हो सकता है उनकी कोई आपसे रंजिश रही हो, लेकिन फिर भी ऐसा काम करने से बदला ले रहा हो, है ना। तो बदला लेने से उसको संतुष्टि मिल रही है, लेकिन ये हमारी मॉरल ड्यूटीज नहीं है। इसका मतलब यूटिलिटी अच्छी चीज़ों से भी हो सकती है और बुरी चीज़ों से भी हो सकती है, यानी कि हमारी मॉरल ड्यूटी से अफेक्ट नहीं होती है। किसी को अच्छे काम करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को बुरे काम करने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसलिए हमने एक फीचर बनाया, यूटिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज। तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं यूटिलिटी के जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके आगे अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इज यूटिलिटी मेजरेबल। इज यूटिलिटी मेजरेबल। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या हम यूटिलिटी को माप सकते हैं? तुम लोग कौन होते हो मना करने वाले? किसने राइट दिया तुम्हें मना करने का? तो राइट किसने दे दिया? इट इज आवर फंडामेंटल राइट्स विच गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, इकोनॉमिक्स में सब चीजें आसान नहीं है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जहां पर 6 इकोनॉमिस्ट होते हैं वहां पर 7th डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पर कोई एक सिंगल व्यू नहीं है कि यूटिलिटी को माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक कैटेगरी के लोग कहते हैं हाँ हम माप सकते हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग कहते हैं नहीं माप सकते। तो दोनों की बातें अपन को माननी पड़ेगी, क्योंकि अपन को एग्जाम में लिखना है
है ना। अपन केवल एक का फेवर लेंगे तो दूसरे का क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर अपन उसको मना थोड़ी करेंगे, इसलिए अपन को दोनों फेवर के बारे में बातें करनी है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ेंगे, इज यूटिलिटी मेजरेबल। तो यहाँ पर दो अप्रोच चलती है मापने के संदर्भ में, है ना। तो पहली जो अप्रोच है उसका नेम है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, व्हाट इज द कार्डिनल अप्रोच? कार्डिनल वर्ड सुना कभी? कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स, कार्डिनल यानी न्यूमेरिकल नंबर्स। कोई भी नंबर होता है ना 1 2 3 4 5, इन नंबर्स को कार्डिनल नंबर्स बोला जाता है। और एक सेकेंड अप्रोच है जिसका नेम है ऑर्डिनल अप्रोच। ये दो अप्रोचेज है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है इसके प्रोपाउंडर है ना, कोई न कोई इकोनॉमिस्ट होगा जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहां पर एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नेम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, इसने फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है कार्डिनल अप्रोच। और जो सेकंड अप्रोच है ऑर्डिनल, इसका कॉन्सेप्ट दिया है एलन एंड हिक्स। ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, एलन एंड हिक्स। पहला अप्रोच किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। सेकंड अप्रोच किसने दिया है? एलन एंड हिक्स ने। अब फर्स्ट अप्रोच की हम बात करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है यस वी कैन मेजर यूटिलिटी। लोगों ने पूछा कैसे? तो उसने कहा कि इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जिस कमोडिटी को परचेज करते हैं उसके लिए कुछ न कुछ अमाउंट पे करते हैं, है ना। चाहे सर्विस एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, चाहे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। तो मार्शल ने कहा कि सिंपल सी बात है कि आप जितना पैसा दे रहे हो उसको बेस ले लो। तो मैंने मान लो 10 रुपए देके एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है और उसको कंज्यूम किया, तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो 10 रुपए से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मुझे 10 के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिला या कम मिला या ज्यादा मिला। यानी कि इसका जो बेस है मार्शल के अकॉर्डिंग वो क्या है? मनी है। हम जिस कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं और उसको कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस सेटिस्फेक्शन को मापेंगे कैसे? मनी से मापेंगे कि हमने जो पैसा खर्च किया है उसके इक्वल, उससे कम या उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। यस, मार्शल ने कहा यस वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जितना हम मनी पे करेंगे वो हमारा बेस होगा और उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? यूटिलिटी को मेजर कर लेंगे। और जितना पैसा, यानी हमने 10 रुपए पे किया तो हमारी यूटिलिटी को हम 10 से कंपेयर करेंगे। अगर हमने 15 रुपीज पे किया तो 15 से उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर हमने 20 रुपीज पे किया हम इसको 20 से कंपेयर कर लेंगे। ये जो नंबर हैं ये नंबर होते हैं कार्डिनल नंबर्स। किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, वो सब क्या है? कार्डिनल नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, किसमें? मनी में। और इसी अप्रोच का दूसरा नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। क्या नेम है इसका? यूटिलिटी एनालिसिस इसे कहा जाता है। मेजरिंग यूनिट। यूटिलिटी एनालिसिस किसका नेम है? कार्डिनल अप्रोच का दूसरा नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच प्रोपाउंडेड बाय एलन एंड हिक्स। ये इकोनॉमिक्स का नेम है, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, एलन अलग है और हिक्स अलग है। इन दोनों ने मिलकर कहा है कि हम यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं, है ना। फीचर में भी हमने लिखा था इट इज ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। तो फिर कैसे मापेंगे? ये तो मार्शल गलत कह रहा है, कैसे माप लेंगे? कंपेयर करेंगे तब भी सेटिस्फेक्शन को तो अनुमान ही करेंगे ना कि हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला। तो रियल में अपन यूटिलिटी को माप नहीं सकते हैं। ये ऐसा किसने कहा? एलन और हिक्स ने कहा। इन्होंने कहा कि हम यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। रैंक इन द सेंस कि अगर हमने 2 कमोडिटी कंज्यूम करी है और कंज्यूम करने के बाद अपन से पूछा जाए बताओ सबसे अच्छी कौन सी थी, तो फिर अपन उसको कंपेयर करके रैंक दे देंगे कि पहली कमोडिटी सबसे ज्यादा अच्छी थी तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दे दिया, और दूसरी कमोडिटी सेकंड नंबर पे तो उसको हमने सेकंड रैंक दे दिया। यानी हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं? रैंक दे सकते हैं, लेकिन उनसे सेटिस्फेक्शन कितनी मिली उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम केवल क्या देंगे? रैंक देंगे। क्योंकि इन्होंने कहा कि तो केवल एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन होती, फीचर भी बता रहा है कि इट इज ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। तो एक्चुअल में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो थोड़ी पता चलेगा अपन को। मार्शल ने कहा कि 10 रुपए खर्च किए
अब 10 रुपए तो चले गए अपने, लेकिन उस कॉमोडिटी से कितनी संतुष्टि मिली ये तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं ना, कि हमें 10 के इक्वल मिला नहीं मिला, ये केवल अपन मन से ही तो सोच रहे हैं। रियल में हमारे पास कोई ऐसा टूल थोड़ी है या कोई ऐसा इक्विपमेंट थोड़ी जिससे हम माप सकते हैं कि हमें इतनी सेटिस्फेक्शन मिली होगी। अपन को बुखार आती है तो अपन चेक कर सकते हैं ना इतने टेम्परेचर हमारा है वो, लेकिन सेटिस्फेक्शन को हम किस इक्विपमेंट से मेजर करें कि इतनी सेटिस्फेक्शन मिली होगी, ऐसा कोई इक्विपमेंट अभी तक बना नहीं है। आप लोगों के पास इन फ्यूचर जाके अगर इकोनॉमिक्स में रिसर्च करना है तो ये टॉपिक ले सकते हो, है ना, कि सेटिस्फेक्शन को मापने का कोई अपन एक इक्विपमेंट डेवलप कर ले जिससे पता चल जाए कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, है ना। अभी तक इसको किसी ने रिसर्च नहीं किया है। हायर स्टडीज के बाद अपन पीएचडी करते हैं ना, तो उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, कोई नया टॉपिक लाना पड़ता है, इससे पहले कोई टॉपिक आया ही नहीं हो, तो ये टॉपिक हो सकता है जिसमें रिसर्च की जा सकती है कि सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मापें, उसका कोई इक्विपमेंट डेवलप किया जा सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है ना, साइंस इतना आगे बढ़ गया तो इसमें भी तो रिसर्च हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने कहा कि हम इसको माप तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। रैंक में तो आसानी है ना, कंपेयर तो कर ही सकते हैं, 2 मूवी देखी तो बेस्ट कौन सी होगी वो अपन रैंक दे सकते हैं, है ना। हमारे सामने कोई डांस के 2 परफॉर्मेंस हुए, उसको भी तो अपन रैंक दे सकते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड है ना। रैंक कैसे निकलती है, कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड हो सकता है, तो रैंकिंग पॉसिबल है, प्रोवाइड की जा सकती है। तो रैंक जब देते हैं, इस अप्रोच को कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका एक अदर नेम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये 2 अप्रोचेज हैं जिनके अलग अलग नेम भी हैं। इसको हम यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उससे अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, 2 चीजें उसने कंज्यूम करी है और दोनों से अगर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिला तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा मैं रैंक फर्स्ट इसको दूं या इसको दूं। वहां पर कंज्यूमर इंडिफरेंस हो जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन पहले ऑप्शन से ज्यादा मिल रही है दूसरे से ज्यादा मिल रही है, क्योंकि दोनों पर सेम सेटिस्फेक्शन होगी। उस कंडीशन में कंज्यूमर क्या हो जाता है, इंडिफरेंस हो जाता है। इसलिए इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये पूरी अप्रोच है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन को डिटेल में जो पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ना है ना। इस पूरे टॉपिक को अपन आगे पढ़ेंगे। ये पूरा सीबीएसई में पूरा एक चैप्टर है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है, एक चैप्टर पूरा यूटिलिटी एनालिसिस जो कार्डिनल अप्रोच का है, ये पूरा एक चैप्टर है। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड का पूरा एक अलग चैप्टर है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा एक अलग चैप्टर है। तो अब अपन 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपन यूटिलिटी एनालिसिस को यानी इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, तो इसमें सीधा सा रैंकिंग पैटर्न ही चलता है। हो सकता है सेम सेटिस्फेक्शन को हम सेम रैंक दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड बट इट कैन बी रैंक्ड। यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। ठीक है, अब जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मीनिंग तो अपन पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी के फीचर्स भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे का कॉन्सेप्ट अपन अब पढ़ेंगे। तो जो एक टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या नेम है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यहां पर कॉन्सेप्ट्स का मतलब टाइप्स की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, इन शॉर्ट अपन इसको लिखेंगे MU। अच्छा, ये मार्जिनल वर्ड पहले भी आया हुआ है जब हमने एमओसी पढ़ा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC में। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता था, मार्जिनल वर्ड का मीनिंग वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? मार्जिनल मींस एडिशनल। क्या होगा, एडिशनल। यानी कि यहां पर भी मार्जिनल का मतलब एडिशनल है, यानी एडिशनल यूटिलिटी अपन कह सकते हैं। हमें एडिशनल यूटिलिटी कब मिलेगी, जब हम किसी कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे। हम जब किसी कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा ना। जैसे हमने चपाती खाई, 1 चपाती खाई, 2 खाई, 3 खाई, तो पहली चपाती से भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर दूसरी से कुछ और मिलेगा। तो जो दूसरे नंबर की अपन एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा
उस एडिशनल सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन derived from the consumption of additional unit of a commodity. Marginal utility is additional satisfaction derived from the consumption of one additional unit of a commodity. एक commodity की हम एक additional unit consume करते हैं, तो जो हमें additional satisfaction मिलती है, उस additional satisfaction को हम क्या कहेंगे? Marginal utility कहेंगे। Suppose हमने कुछ यूनिट्स कंज्यूम करी है, जैसे फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम करी है और इसको कंज्यूम करने से हमें 10 यूटिल्स, यूटिलिटी को मेजर करने का एक यूनिट बना हुआ है जिसका नाम है यूटिल्स, है ना। यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट है जो एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से है। तो वन क्वांटिटी हमने किसी कमोडिटी की कंज्यूम करी है, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला कितना? 10 यूटिल्स। अब हमने सेकेंड नंबर की चपाती और कंज्यूम करी है, या सेकेंड यूनिट अपन ने कंज्यूम करी है, तो सेकेंड से हमें कुछ और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहले से सेटिस्फेक्शन जो मिला वो थोड़ा ज्यादा है, जब दूसरी चपाती हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? हमें पहली बार जब कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो सपोज खाना ही खा रहे हैं, तो पहली चपाती जब खाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमारी भूख बहुत तेज थी। पहली चपाती हमारे पेट में गई, हमारी भूख शांत हुई, तो अगली चपाती से हमें पहले के इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी वांट जो पहले थी उतनी वांट अब नहीं रही, है ना। अब हमें कुछ देर तक खाना नहीं मिले तो हम रह सकते हैं, इसका मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो गया है। तो दूसरे नंबर की चपाती से हमारा सेटिस्फेक्शन पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? कम हो जाएगा। और इसी तरह से हम सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो एडिशनल जो यूटिलिटी होती है जनरली डिक्लाइनिंग होती है। क्या होगी? डिक्लाइनिंग होगी, क्योंकि एक पॉइंट पर हमारा पेट भरेगा, फिर हमें नीड नहीं होगी कंजप्शन की, है ना। उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए व्यर्थ है, हमारी बॉडी भी अलाउड नहीं करेगी फिर। तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन का एक पॉइंट होता है जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। उस पॉइंट पर आने के बाद कंज्यूमर एडिशनल यूनिट नहीं कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसे अब उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हम कंजप्शन कब तक करते हैं? जब तक हमें कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिस दिन हमें सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा, हम उस चीज का कंजप्शन भी क्या करेंगे? बंद कर देंगे, है ना। हम चीजें कम कंज्यूम तभी करते हैं ना जब हमें कुछ उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा, अच्छी लगती हो। जिस दिन से हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, उस दिन से हम उस चीज का कंजप्शन बंद कर देते हैं। तो सेटिस्फेक्शन जो होता है एडिशनल, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। अब एक और चीज समझना, अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो TU, टोटल यूटिलिटी का है। मान लो एक चपाती कंज्यूम करी, 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। 2 चपाती कंज्यूम करी तो टोटल कितना मिल रहा है? 10 इससे 8 इससे, तो टोटल कितना मिला? 18। तो अपन इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी की एक और डिफाइन टोटल यूटिलिटी के बेसिस पर बन सकती है। टोटल यूटिलिटी के बेसिस पर क्या डिफाइन बनेगी? नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। नेट एडिशन कितना हुआ? 8 यूनिट का हुआ है ना, 8 यूटिल्स का हुआ है। तो इसके डिफाइन क्या होगी? नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। ये 18 जो हुआ है, 8 का एडिशन हुआ है, कैसे हुआ? हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी, इसीलिए हुआ। तो दो तरह की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का पहला मीनिंग क्या है? एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड डेफिनेशन क्या है? नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो दो डिफाइन है इसके, है ना। दोनों समझ में आ गई। एक तो हमने एडिशनल के हिसाब से देखा, एक टोटल के हिसाब से देखा। तो टोटल में जितना नेट एडिशन होगा वो डिफरेंस देखना अपन को, कितना नेट एडिशन हुआ है, और वो एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो एडिशनल वर्ड जहां जहां भी आएगा मार्जिनल वर्ड, उसका हमेशा मीनिंग क्या रहेगा? एडिशनल। आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, तो सब जगह मार्जिनल का मतलब क्या रहेगा? एडिशनली होगा, है ना। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी को अपन ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है mu इक्वल्स टू होता है TUN माइनस 1। क्या फॉर्मूला लिखा? mu इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1।
एक और फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू या फिर टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं तो इसको अपन समझते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। हमने यहां पर लिखी है यूनिट्स, फिर लिखा अपन ने एम यू, फिर लिखा अपन ने टी यू। देखो यूनिट्स अपन ने लिखी 1 2 3 4 5 6 7, एम यू हमने लिखा 10 8 6 4 2 0 -2। देखो एडिशनल सेटिस्फेक्शन 6 यूनिट तक 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ आके हमारी आवश्यकता जो है ना, हमारी नीड, हमारी वांट वो खत्म हो चुकी है। अब हमें और कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, हम 6 चपाती ठूस चुके हैं ना जबरदस्ती। अब अगर 7वीं चपाती ठूसेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव मतलब वॉमिटिंग करने लगेंगे अपन, यानी कि वो नेगेटिव चला जाएगा, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। इसलिए हमें सोच समझ के कंजप्शन करना चाहिए। अगर अपन जबरदस्ती ठूसते जाएंगे तो वॉमिटिंग ही करेंगे, तो वो चीज नहीं करनी अपन को। यानी कि इस पॉइंट को जो बोलते हैं, ये जो 6 यूनिट है ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, मतलब पूर्ण तृप्ति का बिंदु, मतलब यहाँ पर कंज्यूमर का पेट भर चुका है, अब उसे और कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी यू, तो टी यू पहली से 10 मिला, तो 2 से मिला के कितना मिलेगा 18, 3 से मिला के कितना मिलेगा 24, पीछे और प्लस कर दिया, 4 से मिला के कितना मिलेगा 28, 5 से मिला के 30, 6 से भी मिला के कितना 30। तो एक तरह से 6 यूनिट भी हमें कंज्यूम करने की नीड नहीं थी, 5 तक ही हमें जरूरत थी। 6 हमने जबरदस्ती कंज्यूम करी लेकिन फिर भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 7वीं चपाती जब हम कंज्यूम करेंगे तब तो खत्म कर, यहाँ पर 7वीं से वापस हमारा सेटिस्फेक्शन डाउन होने स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, अब बोल जाओ कि एमयू है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पर अपन को ध्यान नहीं देना है कि एमयू है, एमयू अपन को निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एमयू नहीं होगा, तभी तो अपन को निकालना है। तो पहला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं जिसका एमयू इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जैसे मान लो मुझे 4th यूनिट का एमयू फाइंड करना है कि यहाँ पर एमयू कितना होगा, ये मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पर एमयू इक्वल्स टू लिखूंगा टी यू 4, एन का मतलब 4, माइनस क्या लिखूंगा टी यू 4 माइनस 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन की वैल्यू मैंने पुट करी है, एन कितना है 4, क्योंकि मुझे 4th यूनिट का एमयू फाइंड करना है। अब यहाँ पर इसको आगे अपन लिखेंगे एमयू इक्वल्स टू टी यू 4 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। तो टी यू 4 का मतलब जो 4th यूनिट है उसका टोटल यूटिलिटी कितना वो लिखना अपन को। टी यू 4 का मतलब क्या है, जो 4th यूनिट है उसके सामने टी यू कितना वो लिखना है। तो 4th के सामने टी यू कितना है 28, और टी यू 3 का मतलब जो 3rd यूनिट है उसके सामने टी यू कितना है 24, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पर कितना था 4। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ, इसमें जब अपन को फाइंड करना है तो गिवन नहीं होगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, सपोज हमें 7th यूनिट का क्या निकालना है, एमयू निकालना है। अब यहाँ पर कितना अपन को नहीं पता, सेकेंड फॉर्मूला अपन अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, एमयू इक्वल्स टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी यूनिट्स, और टी यू मतलब टोटल, डेल्टा मतलब चेंज, है ना। ये ट्राइंगल का सिंबल इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज कैसे निकलता है, जैसे अपन 7th पर है तो 7th से पहले 6 रहा होगा ना, तो 6th से 7th का चेंज हुआ है ना। चेंज कैसे निकालेंगे, इससे ऊपर कितना था, है ना, तो इससे ऊपर 6 था, 6 से 7 हुआ, तो क्वांटिटी का चेंज कितना है 1 का। इसी तरह से इनका चेंज देखना पड़ेगा, ऊपर 30 था या 28 है, यानी कि जब भी हम चेंज निकालते हैं तो नेक्स्ट वाली यूनिट में से ऊपर वाली माइनस करते हैं, है ना। जब भी हम चेंज निकालेंगे तो नेक्स्ट वाली यूनिट में से पीछे वाली को माइनस करना है। तो यहां पर हम जब डेल्टा टी यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी यू में 30, नेक्स्ट वाला क्या है 28 है, और पहले वाला क्या है 30, इसको माइनस करेंगे, और यूनिट्स में हम 7 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 6, 28 में से 30 गया -2 डिवाइड बाय
1 कितना आएगा -2। यहां पर कितना आंसर था हमारा -2 था। तो हाँ, जैसे अपन को सेकंड का फाइंड करना है तो सेकंड का फाइंड कैसे करना, 1 से सेकंड की तरफ देखना है और इधर 10 से 18। तो 18 में से 10 माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस होगा। 18 में से 10 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना आया 8 आया। तो यहाँ पर इसका मतलब कितना था 8 था। तो दोनों फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, दोनों से हमारे आंसर क्या होंगे सेम होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट हमने एमयू तक कंप्लीट किया है। इसके आगे का अपन कल की क्लास में करेंगे। समझ में आया यहां तक का कॉन्सेप्ट? चलिए।